गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज हम कक्षा 11वीं के लिए बीमीय विश्लेषण के अंतर्गत बीमाओं का अनुप्रयोग करते हुए किसी फॉर्मूले का निर्माण करने वाले हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आज हम बीमाओं के जो गुणधर्म हैं उनके आधार पर जो भौतिक राशियां हैं उन भौतिक राशियों का आपस में संबंध ज्ञात करेंगे। हम अपने पिछले वीडियो में जो बीमाओं का अनुप्रयोग था उसके आधार पर जो मात्रकों की पद्धतियां थी उससे किसी भौतिक राशि का मान एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज कर चुके हैं। साथ ही जो हमारे पास एक भौतिक संबंध दिया जाता है, फिजिकल रिलेशन, या हम यूं कहें कि जो एक फॉर्मूला दिया जाता है वो फॉर्मूला सत्य है या नहीं, उसे भी हम बीमाओं के अनुप्रयोग के आधार पर ज्ञात कर चुके हैं। और आज हम जो बीमाओं का अनुप्रयोग है उसके आधार पर यह ज्ञात करने वाले हैं कि जो सूत्र है वह किस तरीके से बनाया जाता है, या यूं कहें कि जो भौतिक राशियां हैं उनका जो आपस का संबंध है वह किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा। तो फिर से आप एक ही चीज ध्यान रखिए कि जो बीमाओं का अनुप्रयोग है उसमें हमें एक ही बात याद रखनी है कि जो भौतिक राशियां होती हैं यदि उन्हें हम एक दूसरे के बराबर कह रहे हैं तो उनकी जो बीमाएं होंगी वह एक दूसरे के बराबर होंगी। तो यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम है जिसे हम सरल लोलक कहते हैं और उस सरल लोलक का आवर्तकाल हमें बीमीय विधि से ज्ञात करना है। तो हम किस तरीके से बीमीय विधि द्वारा उसके सूत्र को ज्ञात करेंगे, या किस तरीके से जो आवर्तकाल है वह अन्य बातों पर निर्भर करता है, यह हम ज्ञात करेंगे। तो जब भी हम बीमाओं का अनुप्रयोग करें सबसे पहले आप यह ध्यान दें कि जो भौतिक राशि आपको दी गई है वह अन्य किन भौतिक राशियों के साथ संबंधित है। मैं इसको इस तरीके से समझाऊंगा। मान लीजिए यह एक सरल लोलक है जो यहां किसी आधार से स्वतंत्रता पूर्वक हैंग किया गया है। ये इसमें एक बॉब लगा होता है जिसे आप लोलक कहते हैं। माना इसका जो द्रव्यमान है वह m है और जो ये डोरी लगी हुई है यहां से लेकर यहां तक जो डोरी लगी है, इस डोरी की जो लंबाई है वह l है, लंबाई। और हम जानते हैं जब भी हम किसी चीज को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी अर्थ है उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो एक्सेलरेशन है जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं वह भी उस वस्तु की गति में या तो विरोध करेगा या सहायक होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उसकी गति है वह कहीं ना कहीं गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। तो एक और फैक्टर होगा जिसकी हम बात कर रहे थे, जी। तो कुल मिलाकर जो आपको प्रश्न दिया जाएगा वह इस तरीके से दिया जाएगा। आप केयरफुली सुने। लिखा होगा कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल, उसकी डोरी की लंबाई, जो ये L है डोरी की लंबाई है, के अनुक्रमानुपाती, जो G दिया है गुरुत्वीय त्वरण दिया है G के अनुक्रमानुपाती, तथा जो सरल लोलक है यानी कि जो बॉब है उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है। या इस तरीके से दिया जा सकता है कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल, डोरी की लंबाई, लोलक के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो देखिए बीमीय विश्लेषण में हम इस सूत्र का जो निर्माण है वह किस तरीके से करेंगे। अब सीखते हैं वो विधि जिसमें हमें किसी भौतिक राशि का जो संबंध है वह अन्य भौतिक राशियों के साथ ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि आपको किस भौतिक राशि के लिए संबंध ज्ञात करना है। यहां पर आपको इस सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करना है। तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है उसे हम T से दिखाते हैं। उसके पश्चात वह किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, तो वह निर्भर करता है द्रव्यमान पर सरल लोलक के, दूसरा जो डोरी की लंबाई है उस पर निर्भर करता है और G पर निर्भर करता है। तो जिन जिन पर निर्भर करता है आपको उनके अनुक्रमानुपाती लिखना, यानी कि T अनुक्रमानुपाती M, T is directly proportional to L and T is directly proportional to G।
उसके बाद ये तीनों की तीनों चीजें जो है अनुक्रमानुपाती हैं टी के, तो हम लिख सकते हैं टी अनुक्रमानुपाती एम, एल और जी। उसके पश्चात आप जानते हैं जब भी हम इस साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर हम फिलहाल एक कांस्टेंट लेंगे जिसको हम के कहेंगे और एम एल जी हो जाएगा। तो जो बीमीय विश्लेषण का प्रयोग है वो हमें अब करना है। अभी तक हमने यहाँ पर T इज इक्वल्स टू के एक कांस्टेंट ले लिया है, M जो सरल लोलक है उसका द्रव्यमान है, और जो L है डोरी की लंबाई है, और जो G है वह गुरुत्वीय त्वरण है, इन पर निर्भर कर रहा था। अब हमें जो बीमीय विश्लेषण है, जो कि हमने कल अपने वीडियो में देखा था कि यहाँ पर जो भी भौतिक रिलेशन लिखा जाता है उसकी बीमाएं, यानी कि इस तरफ की बीमाएं और इस तरफ की बीमाएं बराबर होती हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जो भी आप प्रीवियस नॉलेज गेन करते हैं हमेशा उसको यूटिलाइज कीजिए। तो यहां पर भी आपको यही करना है। T इज इक्वल्स टू के की जो बीमा है वह होगी ही नहीं, क्योंकि ये बीमाहीन राशि है, यहां पर इसे हम कांस्टेंट कह रहे हैं। M की बीमा ज्ञात कीजिए, L की कीजिए और G की। तो मान लीजिए जो M है उसकी बीमा A है, जो L है उसकी बीमा B है, और जो G है उसकी बीमा C है। फिलहाल हमने अपनी तरफ से ले लिया है कि इस रिलेशन के लिए M, L और G की जो बीमाएं हैं वह क्रमशः A, B और C है। तब देखिए रिलेशन क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा T इज इक्वल्स टू के M टू पावर A, L टू पावर B और G टू पावर C। लेकिन हम जानते हैं कि जो द्रव्यमान है, जो लंबाई है और जो गुरुत्वीय त्वरण है, इनकी अपनी बीमाएं होती हैं। तो आप अब इनकी जो वास्तविक बीमाएं हैं वह ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो T की बीमा है वह 1 हो जाएगी, K की कोई बीमा नहीं होगी, M के लिए हम M यूज करेंगे और पावर A लिखेंगे। फिर L यहाँ पर लंबाई है तो इसके लिए L यूज होगा और B लिखा जाएगा, और जो G है वह त्वरण है तो इसकी बीमा हो जाएगी LT-2 और C। सारी की सारी जो बीमाएं हैं वह बहुत ही बेसिक हैं, तो उम्मीद है आपको ये सारी पता होंगी। तो इस तरीके से आप इक्वेशन लिख लीजिए। उसके पश्चात देखिए यहाँ पर M के लिए एक ही बीमा है A, L के लिए देखिए यहाँ पर B है और यहाँ से C आएगी, यहाँ हो जाएगा L B प्लस C, और जो T है उसके लिए -2C हो जाएगा। इस तरीके से हमने सारी बीमाएं लिख ली है। अब यहां आपके पास जो लेफ्ट साइड है उसमें जो बीमा है, आप चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। M के लिए वैल्यू 0 है, L के लिए वैल्यू 0 है। M0 का अर्थ हुआ 1, L0 का अर्थ हुआ 1 और T तो है। तो यहां पर हम अगर मल्टीपल करें तो फॉर्मूले में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि वह T ही है। तो अब आप क्या कीजिए, यहां पर दोनों तरफ इक्वेशन बनाइए। M के लिए कंपेयर कीजिए, L के लिए कंपेयर कीजिए और T के लिए कंपेयर कीजिए। तो जब आप कंपेयर करेंगे, सबसे पहले देखिए M का हम कंपेयर करते हैं तो A इज इक्वल्स टू हमें 0 प्राप्त हो रहा है। L का यदि हम कंपेयर करते हैं तो यहां पर देखिए B प्लस C इक्वल्स टू 0 प्राप्त हो रहा है, और अगर हम T के लिए कंपेयर करते हैं तो -2C इक्वल्स टू 1 प्राप्त हो रहा है। पहली इक्वेशन से A की वैल्यू निकल चुकी है, दूसरी इक्वेशन से हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि हमें C ज्ञात ना हो। तीसरी इक्वेशन से हम C ज्ञात कर सकते हैं, तो तीसरी इक्वेशन से C हो जाएगा C इज इक्वल्स टू -1/2। तो यहां देखिए आपके पास C मिल चुका है। अब आप B की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं। B इज इक्वल्स टू हो जाएगा -C, या हम कह सकते हैं माइनस माइनस का प्लस 1/2। तो हमने तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली है। A की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 0, B की वैल्यू 1/2 और जो C की वैल्यू है वो -1/2। तो देखिए कितने आसानी के साथ हमने A, B और C के मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में यहां पर पुट करने वाले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, क्योंकि हमने यहां पर A, B, C इस रिलेशन के लिए बीमाएं ली थी M, L और G की। तो इन वैल्यूज को हम यहां पर पुट करेंगे तो देखिए क्या हमें प्राप्त होता है। T इज इक्वल्स टू K
m टू पावर 0 हो जाएगी, a की वैल्यू 0 है, l टू पावर 1/2 हो जाएगा और जो g है उसकी वैल्यू -1/2 हो जाएगी। देखिए तीनों वैल्यूज मैंने यहां से सब्स्टिट्यूट कर दी हैं इस रिलेशन में। अब इसे सॉल्व कीजिए, t इज इक्वल्स टू k, m टू पावर 0 यानी 1 हो गई वैल्यू, l को हम अंडर रूट l लिख सकते हैं और ये जो g है इसे हम अपॉन में लिख सकते हैं और इस तरीके से। देखिए पावर है -1/2, एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि पहले आप इसे सॉल्व कीजिए और इस तरीके से आप लिख सकते हैं l ये और g 1/2, और 1/2 जो है अगर आपके पास पावर है तो उसको आप अंडर रूट लिखते हैं। तो t इज इक्वल्स टू जो रिलेशन हुआ वो k, हम l/g भी इसको लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की पावर 1/2 है, 1/2 है, तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा t इज इक्वल्स टू k l/g। तो आपने देखा जो बीमीय विश्लेषण है उसका अनुप्रयोग करते हुए हमने t के लिए फॉर्मूला फाइंड किया, t इज इक्वल्स टू k अंडर रूट l/g, और वास्तविक रूप में जो वैल्यू है वो यही होती है, केवल यहाँ पर जो k की वैल्यू है इसका हमें बीमीय विश्लेषण के द्वारा पता नहीं लग पाएगा। वैसे जो k का मान होता है वो k इज इक्वल्स टू 2 होता है, तो वास्तविक रूप में यह फॉर्मूला 2 अंडर रूट l/g है, यानी कि किसी सरल लोलक का जो आवर्त काल है वह 2 एक वैल्यू हो गई जो कि कांस्टेंट है, और अंडर रूट l/g, जो l था वह डोरी की लंबाई है और जो g है वह गुरुत्वीय त्वरण है। तो कितनी आसानी के साथ हम इसे ज्ञात कर सकते हैं ये अभी आपने देखा। एक बार मैं सारे स्टेप आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो भौतिक राशि दी गई है वह अन्य किन भौतिक राशियों के साथ संबंधित है। उसके पश्चात आपने उस भौतिक राशि को उनके अनुक्रमानुपाती रखना है, जैसे कि इस फॉर्मूले में हमने t को अनुक्रमानुपाती रखा था m के, l के और g के। उसके बाद आपको अपनी तरफ से जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनकी बीमाएं a b c d इस तरीके से या m n l इस तरीके से आपको मान लेनी है, और उसके पश्चात जो उनकी वास्तविक बीमाएं होती हैं वह ज्ञात करनी है दोनों तरफ की, और उसके बाद दोनों तरफ की जो बीमाएं हैं उनको आपस में कंपेयर करना है, द्रव्यमान के लिए, लंबाई के लिए, समय के लिए या अन्य कोई और भौतिक राशि है उसके लिए भी। और इस तरीके से आपको जो a, b और c के मान है वह ज्ञात कर लेने हैं, और उसके बाद जो फॉर्मूला आपने माना था उसमें उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और वही आपका रिलेशन होगा जो कि बिल्कुल सही आता है। केवल यहां पर जो कांस्टेंट है उसका मान आपको पता नहीं लग पाता है कि वह कितना है। जैसे इस केस में मैंने आपको बताया कि जो k का मान है वह 2 था। तो चलिए इसी क्रम में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर मैं जो एग्जांपल लेने वाला हूं यह सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल है। तो सिचुएशन यह है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है किसी पार्टिकल का, वह उस पार्टिकल के मास पर यानी द्रव्यमान पर, उसकी वेलोसिटी यानी वेग पर, और जो सर्कल है जिस सर्कल में वो घूम रहा है, मान लीजिए एक सर्कल है, इस सर्कल में ये पार्टिकल घूम रहा है, इसकी रेडियस पर डिपेंड करता है। ये 3 चीजें हमारे पास है, ये रेडियस है इस पर डिपेंड करता है, ये पार्टिकल का मास है m पर डिपेंड करता है, और ये पार्टिकल की वेलोसिटी है इस पर ये डिपेंड करता है। और यहां पर हमें फाइंड करना है कि जो पार्टिकल होगा उस पर कितना फोर्स लगेगा, यानी कि फोर्स का रिलेशन फाइंड करना है r, m और v के टर्म में। तो चलिए जो डायमेंशन एनालिसिस है उसका अनुप्रयोग करते हुए किस तरीके से हम इसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे हमें किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए रिलेशन बनाना है। तो हमारे को जो वैल्यू फाइंड करनी है f की करनी है, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, यानी कि ये अनुक्रमानुपाती होता है इस कण के द्रव्यमान की। दूसरा f इज अनुक्रमानुपाती r कर लेते हैं रेडियस के, त्रिज्या के, और f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। तो इन 3 चीजों के आपको अनुक्रमानुपाती लिख देना है। उसके बाद अगला स्टेप है f, यहां पर आप इक्वल टू लगाएंगे। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहां पर रिमूव करने वाले हैं तो एक कांस्टेंट आपको लगाना पड़ेगा। सपोज दैट मैं k ले रहा हूं और ये हो जाएगा m r v।
नेक्स्ट जो स्टेप था उसमें एम, आर और वी की जो डायमेंशंस हैं वो आपको लेट करने हैं। तो मान लीजिए लेट ए, बी एंड सी आर द डायमेंशंस ऑफ एम, आर एंड वी। इन तीनों की जो डायमेंशन है वो ए, बी और सी है। तो इस तरीके से लिखा जाएगा F इज इक्वल्स टू के एम टू पावर ए, बी, आर टू पावर बी और वी टू पावर सी। डायमेंशन हमेशा पावर्स में लिखी जाती है, तो यहां पर इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो ये मेन फॉर्मूला आपका है। जब हम ए, बी और सी ज्ञात कर लेंगे तो यहां पर हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो सबसे पहले अब हम एम, आर और जो वी है इनकी डायमेंशंस लिख लेते हैं और इस साइड एफ की डायमेंशंस लिख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जो फिजिकल रिलेशन दिया जाता है उस फिजिकल रिलेशन के दोनों तरफ आपको जो बीमाएं हैं उनको बराबर रखना है। तो यहां पर भी हम वही करने वाले हैं। तो एफ की जो बीमा होती है एम एल टी माइनस 2 होती है। इसे आपको याद रखने के लिए कहा गया है। एफ फोर्स है तो फोर्स की बीमा ये होती है। एम यहां पर मास के लिए आया है तो ए हो गया। आर रेडियस है यानी कि त्रिज्या है, लंबाई है तो एल हो जाएगा। बी और जो वी है वेलोसिटी यानी वेग है, एल टी माइनस 1 हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा एल टी माइनस 1 और इसकी पावर हो जाएगी सी। तो इस तरीके से मैंने सबकी बीमाएं लिख ली है। अब सॉल्व करते हैं इस साइड। जो बीमाएं जो फिजिकल क्वांटिटी एक जैसी है उनकी बीमाओं को एक साथ रखेंगे और बाकी को अलग अलग। तो यहां पर मैं देखता हूं एम के लिए और कोई भी नहीं है तो ए लिखा जाएगा। एल के लिए बी प्लस सी है तो इस तरीके से लिखा जाएगा। और जो टी है वो भी अकेला है तो उसके लिए हम सी लिखेंगे। अब आपको करना क्या है, जो लेफ्ट और राइट साइड में सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी जो बीमाएं हैं उनको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करें, यहाँ पे 1 है तो देखिए इस और इसका जब आप कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। जब इसका और इसका करेंगे तो b प्लस सी इक्वल्स टू 1 आएगा। फिर यहां पर देखिए माइनस सी, ये देखिए माइनस है और c है तो ये माइनस सी हो गया, इज इक्वल्स टू -2 आएगा। सबसे पहले c को सॉल्व कर लेते हैं तो c इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो जो c की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है c इज इक्वल्स टू 2, उसे हम इस रिलेशन में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए केयरफुली आप इस वैल्यू को रखिए, b प्लस सी इक्वल्स टू 1 तो b प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 तो b इज इक्वल्स टू -1। ये 1 है, दूसरी साइड जाएगा -2 हो जाएगा तो हमें प्राप्त होगा b इक्वल्स टू -1। तो फाइनली a, b और c की वैल्यूज हमें मिल गई हैं 1, -1 और 2। ये जो सारी की सारी वैल्यूज हैं इनको हम इस रिलेशन में रखेंगे। तो देखिए f इज इक्वल्स टू के एम, a की वैल्यू 1 है, r v है तो -1 है और v c है तो यहां पर 2 आ जाएगा। फाइनली हम इसे लिख सकते हैं f के m v स्क्वायर अपॉन, ये माइनस में है इसे हम अपॉन में लिख सकते हैं। तो f इज इक्वल्स टू के एम भी स्क्वायर अपॉन आर। ये वो फॉर्मूला है जो कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए मिला है। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल, जिसे हम कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वह F इज इक्वल्स टू एम भी स्क्वायर अपॉन आर होती है। तो देखिए यहां पर भी वही फॉर्मूला आया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो कांस्टेंट है उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं लगता है। तो यहां पर जो कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू है वह 1 है, k इक्वल्स टू 1 है। हालांकि जब बीमीय विश्लेषण से हम फॉर्मूलों को सॉल्व करेंगे तो हम यहां पर इतना ही छोड़ देंगे, F इज इक्वल्स टू के एम भी स्क्वायर अपॉन आर। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर मुझे बताइए ताकि मैं आपकी समस्याओं को दूर कर पाऊं और बेटर आपके लिए वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।